नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एट्थ पे कमीशन के बारे में। तो फिर से एक बार एट्थ पे कमीशन चर्चा में आ गया है, क्योंकि भाई दिवाली का समय है। दिवाली के समय सबको बोनस की, सैलरी हाइक्स की टेंशन रहती है, उम्मीद रहती है। और इसी उम्मीद को बरकरार रखते हुए गवर्नमेंट ने भी कुछ हिंट्स देना स्टार्ट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये पे कमीशंस क्या हैं, ये एट्थ पे कमीशन के लिए इतना वेट क्यों है, इससे पहले कौन कौन सी कमीशंस रही, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको लेकर, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एट्थ पे कमीशन से। देखिए, एट्थ पे कमीशन सून, अ गाइड टू योर एस्टिमेटेड सैलरी हाइक एंड अलाउंसेस। तो अब आप समझ गए होंगे कि इतना ज़्यादा हाइप क्यों है एट्थ पे कमीशन को लेके। क्योंकि भाई दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार के साथ बढ़ेंगे आपके खर्चे, और खर्चे के साथ आपको चाहिए मोटी आमदनी, सैलरी हाइक्स और बोनस। With a fitment factor likely around 1.96, minimum basic pay could nearly double, while total pay, including DNS allowance and house rent allowance, is expected to rise substantially. ये लिखा है NDTV न्यूज़ डेस्क ने। तो इन्होंने कहा है कि देखिए, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट्थ पे कमीशन से, उससे आपका डीएनएस अलाउंस बढ़ने वाला है, उससे आपका हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने वाला है, और दैट टू अ सब्सटैंशियल इंक्रीज। सो बेसिकली इससे आपकी जो एस्टिमेटेड सैलरी होगी वो बढ़ने वाली है, एंड हेंस द एक्साइटमेंट। एट्थ पे कमीशन अलर्ट, हाउ मच सैलरी हाइक सेंट्रल एम्प्लॉयज शुड एक्सपेक्ट। तो अब इससे आपको ये समझना है कि जब एट्थ पे कमीशन या सेवेंथ पे कमीशन, किसी भी पे कमीशन की बात हो रही है, तो कौन से एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है? सेंट्रल एम्प्लॉयज़। देखिए, नो वेर इट सेज दैट स्टेट एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि स्टेट एम्प्लॉयज़ का अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अलग तरीके से काम करते हैं, उनका अलग पे कमीशन होता है। द फिटमेंट फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल। अगैन, जो फिटमेंट फैक्टर की हम बात कर रहे थे अभी, विल डिस्कस व्हाट फिटमेंट फैक्टर इज in determining new salaries under each pay commission. It acts as a multiplier applied to the existing basic pay. यानी जो आपकी बेसिक पे है वो तो रहेगी, लेकिन उसके ऊपर जितने भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो और भी बढ़ने वाले हैं। अब बढ़ने वाले हैं और त्यौहार भी आ रहे हैं, तो भाई इतनी एक्साइटमेंट तो बनती है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ ए ट्रेंडिंग ऑल ओवर द सोशल मीडिया. Why the eighth pay commission is taking time, a big government makeover might be the reason. अब एक्चुअली एट्थ पे कमीशन को बहुत इस साल की स्टार्टिंग में ही आ जाना चाहिए था। मतलब बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से डिले हो रहा है, तो सब लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं इस बात से, ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है। इतनी अगर पहले ही कमीशन ये आ गया होता तो अभी तक इम्प्लीमेंट हो चुका होता। बट देन पैसिफाई करने के लिए ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कोई बड़ा मेक ओवर प्लान कर रही है गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ वाई ये इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है एट्थ पे कमीशन को। अब जानते हैं कि पे कमीशन एक्चुअली होती क्या है, कितनी पे कमीशन अब तक रही हैं, और एट्थ पे कमीशन में क्या स्पेशल है। देखिए, द पे कमीशन इज अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी, सो इट्स नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, इट इज़ अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी दैट रिव्यूज एंड रिकमेंड्स चेंजेस इन सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ, देखिए किस किस का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड डिफेंस पर्सनल, दैट इज़ इट। यानी ये दो ही पर्सनल्स को या एम्प्लॉयज़ को कवर करती है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों या फिर डिफेंस पर्सनल हो, इन दोनों को ही कवर करती है। स्टेट एम्प्लॉयज़ आर नॉट कवर्ड अंडर दिस पे कमीशंस। और ये किस किस चीज़ पे काम करती है? आपका सैलरी स्ट्रक्चर पे काम करेगी, देन अलाउंस पे काम करेगी, और पेंशन पे काम करेगी। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन इकोनॉमिक रियलिटीज़ एंड पब्लिक सर्विस कंपनसेशन। अब एक्चुअली क्या होता है कि आपकी एक जो बेसिक पे है वो तो दैट इज़ डन, वो तो स्टार्टिंग में ही इट इज़ बीइंग डन। लेकिन उसके बाद जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होता है, या टाइम के साथ जितना भी खर्चा बढ़ता है, या हो सकता है किसी को भाई ट्रैवल करने का लग रहा है, किसी को वहाँ पे रहने का लग रहा है, सो हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, ये सब डीएनएस अलाउंस जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है, ये सब टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, सो दैट जो ग्राउंड रियलिटी है और जो हम सोच कर रखते हैं कि एक एस्टिमेट बना कर रखते हैं, दैट मैचेस, उनमें कोई बहुत बड़ा मिसमैच ना हो। ईच पे कमीशन इज फॉर्म्ड एवरी 10 years and its recommendation affect more than 50 lakh central employees and 60 lakh pensioners.
तो अब देखिए कम से कम 50 लाख तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और 60 लाख पेंशनर, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। एक्सक्लूडिंग स्टेट एम्प्लॉयज़, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई स्टेट एम्प्लॉयज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। अब चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि पे कमीशंस कब से स्टार्ट की गई थी और अब फाइनली 8th पे कमीशन का इंतज़ार है 2025 में। तो अभी तक की जो 7 पे कमीशंस आई हैं उनके क्या क्या फंक्शंस या डिफरेंट फीचर्स रहे हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पे कमीशन भाई 1946 में बनाई गई अंडर चेयरमैन मिस्टर श्रीनिवास वरदाचार्य। रिकमेंडेड बेसिक पे स्ट्रक्चर एंड लिविंग वेज प्रिंसिपल। अब लिविंग वेज प्रिंसिपल है कि भाई आपको जितना जो भी आपके एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस होते हैं मिनिमम बेसिक पे, उसको खर्च करने के लिए जो भी आपकी वेज लगेगी उतनी, यानी ज़िंदा रहने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए उसको लिविंग वेज एक्सपेंस बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है। तो उसी के बेस पर हमारा फर्स्ट बेसिक पे स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसमें मिनिमम सैलरी क्या थी देखिए 55 रुपये एक महीने के, एंड मैक्सिमम वॉज 2000 पर मंथ। उस टाइम पे 2000 आई एम वेरी श्योर बहुत बड़ी बात रही होगी। सेकेंड पे कमीशन आया 1957 से 1959 तक। अब इस टाइम पे आप देखेंगे कि हमारा रुख वैसे भी सोशलिस्ट हो चुका था, तो बेसिक पे कमीशंस भी ऑफ कोर्स सोशलिस्ट नेचर अपनाने की कोशिश करेंगी। एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इन्होंने कहा कि देखिए पे डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, हमें ये भी कम करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको, डियरनेस अलाउंस को, लिंक्ड टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि जो डीए होता है यानी डियरनेस अलाउंस होती है, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। यानी अगर आज इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, भाई पहले 5 रुपये में कुछ चीज़ मिल रही थी, आज वो 10 रुपये में मिल रही, तो उसका डीए बढ़ाकर 5 रुपये उसमें बढ़ा दिया जाएगा। थर्ड पे कमीशन आता है 1970 और रहता 1973 तक। इसने रिकग्नाइज़ किया कि इन्फ्लेशन के भाई अपने अलग ट्रेंड्स हैं, उसको एडजस्टमेंट हमें देनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने मिनिमम नीड बेस्ड वेज और सजेस्टेड बिटवीन पैरिटी अमंग रैंक्स। अब ये 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात आ जाती है कि इन्होंने सबसे पहले उसको रिकग्नाइज़ किया और कहा कि एक ही रैंक के बीच में पैरिटी होनी चाहिए। भाई अगर एक ही रैंक पे बंदा रिटायर हुआ है या उस पर सर्विस दे रहा है तो उनको सेम पे मिलना चाहिए, सेम डीए मिलना चाहिए, सेम टीए मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बहुत दूर से आ रहा है तो उसको आप ज़्यादा डीए दे देंगे, या कोई पास ही रहता है कि सेम स्टेट है तो उसको डीए नहीं मिलेगा। तो हमें ये पैरिटी कम करने की ज़रूरत है। मिनिमम पे बात की जाए तो 185 रुपये। अब देखिए कहाँ से शुरू किया था हमने, 55 रुपये से शुरू किया था, अब हम पहुँच गए हैं 185 रुपये पे। तो 185 रुपीज़ से मैक्सिमम वही रहा 2000 पर महीने। फोर्थ पे कमीशन आता है 1983 से 1986 तक। इसने एक बहुत अलग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम पे बैंड और इंक्रीमेंट सिस्टम कहते हैं। अब इंक्रीमेंट सिस्टम तो सबको ही पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई 5 साल में, 10 साल में, 1.5 साल में, कुछ महीनों में आपका इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, वेरिंग अकॉर्डिंग टू द जॉब्स एंड रैंक्स। और ऐसे ही पे बैंड की इंक्रीमेंट के हिसाब से या आपकी रैंक के हिसाब से उसका इतना पे बैंड होगा, यानी मिनिमम से मैक्सिमम इतना दे दिया जाएगा। रिकमेंडेड पे पैरिटी अगेन बिटवीन डिफेंस एंड सिविल सर्विसेज टू सम एक्सटेंट। इन्होंने कहा कि भाई सिविल सर्विसेज हो या डिफेंस सर्विसेज हो, है तो सर्विस ही, तो दोनों के बीच में पे पैरिटी होनी चाहिए। मिनिमम सैलरी बढ़कर हो गई 750 रुपये, मैक्सिमम पहुंच गई है 8000 रुपये तक, यानी अ वेरी बिग लीप इन फोर्थ पे कमीशन। फिफ्थ पे कमीशन आता है 1994। अब ये देखिए इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया अभी कि पे कमीशन कब आ रहे हैं, हर 10 साल में आ रहे हैं। तो देखिए फिफ्थ पे कमीशन आता है 1994 में, रहता 1997 तक। इट वॉज चेयर्ड बाय जस्टिस एस पांड्यन, रिकमेंडेड 100% इंक्रीज इन बेसिक पे। इन्होंने कहा कि अब टाइम बहुत हो गया भाई, हम एंटर कर चुके, हम 2000 में एंटर करने वाले हैं, 6 साल की बात रह गई है, बस 3 साल की बात रह गई है। तो अब जो आप बेसिक पे दे रहे थे उसको 100% इंक्रीज़ करना चाहिए। कहाँ आप 100 रुपये दे रहे थे, अब आपको वो 200 रुपये देने चाहिए। लेड टू ह्यूज फिस्कल स्ट्रेन। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इनकी बात मानकर 100% इंक्रीज करते हैं अपने इतने सारे एम्प्लॉयज़ का, तो आप पे इकोनॉमिक स्ट्रेन आएगा ही आएगा, यू कैन नॉट एस्केप दैट। बट इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल सिग्निफिकेंटली। और अब सब क्या चाहेंगे, अब सब लोग यही चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए।
Now, sixth pay commission from 2006 to 2008 headed by Justice B.N. श्री कृष्णा इंट्रोड्यूस्ड पे बैंड हमने देखा, और ग्रेड पे सिस्टम की अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग पे किया जाएगा। परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई कि आप जैसा परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको अलग से ओवर एंड अबव योर सैलरी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। ब्रॉट अ मैसिव सैलरी जंप, क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, इंसेंटिव के लिए लोग एक्स्ट्रा टाइम करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क आवर्स देंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे। अब जब काम करेंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, तो यानी आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और आपको पैसा भी मिल रहा है। पैसा मिलेगा तो खर्च होगा, यानी इकोनॉमी विल डू बेटर। इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम January 1st to 2006। उसके बाद आता है सेवेंथ पे कमीशन फ्रॉम 2013 to 2016, चेयर्ड बाय जस्टिस A.K. माथुर, मूव्ड ए न्यू पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब इन्होंने अपना नया स्ट्रक्चर दिया, रिप्लेसिंग ग्रेड पे। अब देखिए मिनिमम पे कितनी हो गई है, 18,000 से लेके मैक्सिमम कितनी हो चुकी है, 2.5 लाख तक। 2,000 हुआ करती थी। और इसने रिकमेंड किया एक फिटमेंट फैक्टर, अभी हम डिस्कस करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, ऑफ 2.57 टाइम्स। इन्होंने कहा कि एनुअल इंक्रीमेंट रेट को बिल्कुल चेंज मत कीजिए। एक रैशनलाइजेशन इंडेक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अलग अलग कैटेगरीज हैं भाई, सबको एक साथ रैशनलाइज करो, सबको एक लेवल पर लेकर आओ। इम्प्लीमेंट किया गया 2016 से। और अब फाइनली एट्थ पे कमीशन 10 साल के बाद, यानी 2025 में, 2026 में लागू हो जानी चाहिए, 2025 में उसका बन जाना चाहिए था, सो दैट इट कैन रिकमेंड इट कैन गिव इट्स रिकमेंडेशंस टिल 2026। अब पे कमीशंस के इम्पैक्ट की बात की जाए तो देखो, हमने देखा कि कुछ पे कमीशंस ने ऐसे सजेशंस दिए जिससे गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो रहा है बट एम्प्लॉय अनहैप्पी हैं। फिर कुछ ऐसे सजेशंस दिए गए हैं पे कमीशन की तरफ से जिसमें गवर्नमेंट पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी। तो बेसिकली ये डील किससे कर रहे हैं, ये डील कर रहे हैं फिस्कल बर्डन से। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि बूस्ट इन कंजप्शन कैसे होता है। फिस्कल आप मेंटेनेंस करेंगे, आपने भाई खर्चा बढ़ा दिया, आपने सैलरी बढ़ा दी, सैलरी बढ़ेगी तो एक एम्प्लॉय क्या करेगा, एक वर्कर क्या करेगा, उस पर खर्चा करेगा। पैसा किस लिए होता है, खर्च करने के लिए। अब वो खर्च करेगा, मार्केट में जाएगा, कुछ खरीदेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ से कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा एक्सपेंडिचर के साथ, तो इकोनॉमी विल रन बेटर। फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हैंडल करने के लिए भी पे कमीशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने डीएनएस अलाउंस या फिटमेंट फैक्टर में देखा। फिर बेंचमार्क फॉर स्टेट्स, हम एक स्टेट्स को ये एग्जाम्पल देना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं कि देखो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ का तो इतना है, तो स्टेट एम्प्लॉयज़ क्यों पीछे रहे हैं जब काम दोनों सेम कर रहे हैं। फिर डिफेंस फोर्सेस की बात की जाती है कि डिफेंस फोर्सेस को सिविल सर्विसेज के पैरिटी पे लाने के लिए, या उनकी 1 रैंक 1 पेंशन सेम रैंक पे, या इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स उनके एडजस्ट करने के लिए भी पे कमीशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर इसी सब के साथ इनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि फिस्कल स्ट्रेस, जो कि हमने डिस्कस किया कि फिस्कल स्ट्रेस कभी भी पे कमीशंस की वजह से इकोनॉमी पर बढ़ सकता है। फिर पे पैरिटी डिस्प्यूट्स, जो कि आर्म्ड फोर्सेस सिविल सर्विसेज वाला हमने देखा कि एक ही पोजीशन पे या रैंक पे होने के बाद, मतलब सारे ग्रुप ए की जो जॉब्स हैं उनमें सब में सेम सैलरी तो नहीं है, ग्रुप बी की जो जॉब्स हैं उनकी सबकी सेम सैलरी तो नहीं है, तो वाई सिविल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज में पे पैरिटी नहीं है। बट देन इट ऑल्सो क्रिएट्स सम टसल बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस। फिर 1 रैंक 1 पेंशन भी हमने डिस्कस किया। इम्प्लीमेंटेशन डिले, जो कि अभी हम एट्थ पे कमीशन में देख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत डिले हो जाता है, तो बेसिकली जो काम पहले होना चाहिए था वो बहुत लेट होता है। और प्राइवेट सेक्टर का इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उनसे कुछ भी रिकमेंडेशंस लिए जाते हैं, ना उनसे कुछ पूछा जाता है, ना इन्फ्लेशंस को लेकर डिस्कस किया जाता है। सो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का भी एक गैप इसमें रहता है। अब डीएनएस अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो डीएनएस अलाउंस हमने डिस्कस किया कि भाई ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए पैसा दिया जाता है कि लो अपना गैप कंप्लीट करो, बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक बास्केट है जिसमें आप कुछ आइटम्स डाल देते हैं, उनके प्राइस देखते हैं कि अभी कितने हैं, पिछले साल कितने थे या पिछले महीने कितने थे, और उसको कंपेयर करते हैं। तो अभी जब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है तो इसी के बेस्ड पर डीएनएस अलाउंस भी डिसाइड की जाती है। और फिटमेंट फैक्टर क्या है, ये डिसाइड करता है कि कितना जंप होना चाहिए बेसिक पे से। जैसे एक पे कमीशन ने 100% जंप बताया जिससे फिस्कल स्ट्रेस इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिटमेंट फैक्टर बताता है
कि भाई आप 3 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स करो, इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग गुड तो 1 टाइम्स ही रखो या फिर इतना सेम ही रखो, कुछ मत बढ़ाओ, बिकॉज मनी उतना फ्री फ्लो नहीं है हमारी इकोनॉमी में. सो इट डिपेंड्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस पे कमीशन. अब इसी के साथ एक और जो अच्छी खबर हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए आई थी, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ और डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए, वो ये थी कि एक तो भाई 8th पे कमीशन पे बात चल ही रही है, जल्दी फाइनलाइज होने वाला, बट उसके साथ डीएनएस अलाउंस को अलग से 3% हाइक कर दिया गया है. सेंटर हाइक्स डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ बाय 3% टू बेनिफिट 1.18 करोड़ employees and pensioners. Increase of 3% over the existing rate of 55% of the basic pay और pension. तो देखिए अभी बेसिकली अभी प्रेजेंटली हमें क्या मिल रहा है कि बेसिक पे अगर आपकी 10,000 है उसका 55% आपको मिल जाएगा. ठीक है, यानी 5500 आपको मिल जाएंगे. उसमें भी अब बढ़ा दिया है, 3% बढ़ा दिया है. तो सोचिए ये टोटल हो गया 58%, यानी अब आपको 5800 रुपये 10,000 के ऊपर अलग से मिला करेंगे, बेसिक पे के ऊपर मिला करेंगे, विच एक्चुअली मेड एवरी एम्प्लॉय वेरी हैप्पी. और ये बेसिकली एक दिवाली के तोहफे की तरह भी ट्रीट किया जा रहा था. Now, 7th pay commission salaries in Diwali 2025 versus Diwali 2024. Big gains for employees and pensioners with DA hike. हमने ये देखा कि 55% से बढ़ा के भाई 58% कर दिया है. उससे बेसिक पे कितनी बढ़ गई है. हाइक इज़ इफेक्टिव ऑलरेडी, इट इज़ इन इफेक्टिव रोल फ्रॉम जुलाई 1 टू 2025 और इम्पैक्ट कर रहा है कम से कम 1.2 करोड़ लोगों को. अब इसी के साथ एक और न्यूज़ जो चल रही है वो रिलेटेड है ईपीएफओ से. तो हमने देखा बेसिकली हो क्या रहा है. देखिए, सबसे पहले हमने 8th पे कमीशन की बात की कि 8th पे कमीशन आने वाला है. फिर हमने ये देखा कि 8th पे कमीशन को हटाकर वो वैसे ही डीएनएस अलाउंस आपका बढ़ा देगा, बट उसके अलावा भी एक अलग से हाइक किया गया है 3% का डीएनएस अलाउंस में. और अब उसके बाद एक ट्विटर पे बहुत सारी पोस्ट रोल कर रही थी, बहुत वायरल हो रही थी कि ईपीएफओ ने भाई गड़बड़ कर दिया. ईपीएफओ ने कहा कि आप अपनी सैलरी का 25% नहीं निकाल सकते इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड, और कुछ आपको पर्टिकुलर अमाउंट अपने बैंक में ही रखना पड़ेगा. बट देन इट रिसीव्ड अ बैकलैश. और अब फाइनली ईपीएफओ ने, जब ये सब चल रहा है पे कमीशन, डीएनएस अलाउंस हाइक और ईपीएफओ का, तो ये सब में अपनी क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी समझा और कहा कि देखो, ईपीएफओ स्ट्रीमलाइंस प्रोविडेंट फंड विदड्रॉल्स एज एक्स मिस इन्फॉर्मेशन फ्यूल्स वर्कर पैनिक. अब सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में ज़रूरत होती है भाई वर्कर सेंटिमेंट की. अगर वो नहीं होगा तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो हो या आपकी एम्प्लॉयमेंट रेशो सब गड़बड़ाने लगती है. तो आपको वो सेंटिमेंट्स बना कर रखने पड़ते हैं. और जब ये एक्स पे ये वायरल हुई ये पोस्ट जो ईपीएफओ ने मिस इन्फॉर्मेशन स्टेट कर दी है, तो उसके बाद वर्कर सेंटिमेंट्स कुछ गड़बड़ा गए थे. इंडियाज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड रिफॉर्म्स ऑन October 13th, कंसोलिडेटिंग 13 पार्शियल विड्रॉल रूल्स इनटू 3 कैटेगरीज. अब इन्होंने कहा कि भाई 13 रूल्स थे, उनको 3 कैटेगरी में डाल दिया. कौन कौन सी? मेडिकल, एजुकेशन या मैरिज या फिर हाउसिंग पर्पसेस. अनेबलिंग एक्सेस आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ सर्विसेज, यानी अगर आपने 1 साल कहीं पर काम किया है तो उसके बाद आप अपने पीएफ को एक्सेस कर चुके हैं, एंड अप टू 100% ऑफ एलिजिबल बैलेंस. तो अभी जो ये 25% की बात हो रही थी कि इतना आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ईपीएफओ ने कहा कि अगर आपने 1 साल काम कर लिया है कहीं पर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सो यू आर एलिजिबल टू रीच आउट टू योर ओन पीएफ फंड्स, क्योंकि हर सैलरी में से एक पीएफ कटता है और वो आपके अकाउंट में जमा होता है, सो दैट आप उसको या तो इमरजेंसी में निकाल सके या अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे निकाल सकें. तो जब भी आपको इमरजेंसी होती है, आप 1 साल के बाद उसको कभी भी टैप इन कर सकते हैं. प्लस आप उसका कंप्लीट अमाउंट, जो ये कह रहे हैं 100% ऑफ एलिजिबल बैलेंस कैन बी टेकन आउट विदाउट डॉक्यूमेंटेशन इन एनी केस. अब इसमें देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा एडवांस प्रपोजल भी दिए कि हायर मिनिमम पेंशन, एक मिनिमम पेंशन होती है कि भाई आप 10,000 15,000 इतनी तो मिनिमम पेंशन जाएगी, तो उसको भी, मिनिमम पेंशन को भी हमें बढ़ा देना चाहिए. ऐसी भी मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है. ईपीएफओ बोर्ड मीटिंग डिसीजंस, विड्रॉल कंडीशंस स्ट्रीमलाइंड टू 3 कैटेगरीज. हमने देख लिया, एजुकेशन, हाउसिंग और आपका हेल्थ. To form committee to consider RBI proposal on managing funds. EPF withdrawal new rules
EPF members, however, would be required to earmark 25% of the contributions in their accounts. तो देखिए अब हुआ क्या, उन्होंने कहा कि पहले ये बात सामने आई कि उन्होंने सबके लिए बोला है कि आप 25% आपको अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, इवन इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड, इवन इफ देर इज़ एन एमरजेंसी. तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप उसमें भाई 25 आपको छोड़ना पड़ेगा, आप 75 ही निकाल सकते हैं. बट देन EPFO क्लैरिफाइड कि नॉर्मल वर्कर्स के लिए ये सब नहीं है, आपकी मर्जी है, 100% एलिजिबल है आपका जो भी फंड होगा टू गेट टैप्ड इन. लेकिन जो EPFO के वर्कर्स हैं, जो EPFO ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, EPF के वर्कर्स हैं, उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल है कि 25% उनको अपने अकाउंट में छोड़ना ही पड़ेगा. अब 3 विड्रॉल कैटेगरीज वी हैव डिस्कस्ड कि एसेंशियल नीड्स हो गए, हाउसिंग नीड्स और स्पेशल सर्कमस्टांसेस. अब ये देखिए मिनिमम सर्विस पीरियड कौन सी कैटेगरी के अंदर निकालने के लिए कितना है. हाउसिंग नीड्स हैं अगर, तो पहले 5 साल था, अब उसको घटाकर कितना कर दिया है, 1 साल. 1 साल हमने डिस्कस किया. एजुकेशन मैरिज के लिए भी पहले 7 साल था, उसको घटाकर 1 कर दिया गया है. और स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए भी अब 1 साल की ज़रूरत है. नो रीज़न नीडेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस. स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर, मतलब इस कैटेगरी के अंडर अगर आप अपना PF टैप इन करते हैं तो आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है. मेंबर्स कैन नाउ विड्रॉ अप टू 100% एलिजिबल अमाउंट. मेंबर्स मस्ट earmark 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस एज मिनिमम बैलेंस. ये EPF मेंबर्स की बात है, EPFO ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर्स की बात है. और एक 25% अमाउंट जो बेसिकली उसमें रहना चाहिए किसी भी अकाउंट में, वो आपको उसमें छोड़ना पड़ेगा. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और अगर आपको लगता है कि ये दिवाली के लिए बहुत बड़ा बोनस है, मतलब दिवाली के उपलक्ष्य में वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा बोनस है और 8th पे कमीशन बहुत अच्छे से अपना हाइक दिखाएगा सैलरी में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं. जय हिंद, जय भारत.